जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के दूसरे पड़ाव पर बातचीत करेंगे और अपनी बात को हम लोग कुछ इस अंदाज में शुरू करेंगे। कहिए तो आसमां को जमी पर उतार लाएं, कहिए तो आसमां को जमी पर उतार लाएं, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। उमराव जान फिल्म का ये बीच का एक पैरा है गीत का, लेकिन ज़िंदगी में जुनून की हद की सच्चाई की बात करता है ये। अंग्रेज मुट्ठी भर थे, भारत में आए, उन्होंने अमेरिका की कॉलोनी अपनी खोई, उससे सबक लिया, अपनी गलतियों में सुधार किया और भारत में अगले 150 साल तक शासन किया। उस शासन के क्रम में हमने भी अंग्रेजों से कुछ सीखा। क्या सीखा, ये हमारे आपके ज्ञान और चर्चा का विषय है। हम लोगों ने पिछले पड़ाव में सिर्फ ये देखा कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में कैसे एक कंपनी ब्रिटिश संसद के अधीन आती है और उसके आने का क्रम क्या था। पहले रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मिस्टर नॉर्थ ने पूरा रेगुलेटिंग एक्ट ड्राफ्ट किया था, बाद में वो वहाँ के प्रधानमंत्री भी हुए थे। तो एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में उनका योगदान रेगुलेटिंग एक्ट के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने क्या किया था, पूरा रेगुलेटिंग एक्ट की ड्राफ्टिंग की थी कि किस तरह से हम अमेरिका में की गई गलतियों को भारत में सुधारेंगे। एक सुप्रीम कोर्ट होगा, एक गवर्नर जनरल होगी, एक परिषद होगी। लेकिन चूंकि ये संवैधानिक शुरुआत थी, ब्रिटेन के पास भी ऐसा संवैधानिक इतिहास का बहुत अच्छा नॉलेज नहीं था। जिस ब्रिटेन की अंग्रेजी परंपराओं से गवर्न हो रही हो, उस ब्रिटेन से ये उम्मीद करना कि अचानक वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान प्रस्तुत कर देगा, ये संभव नहीं था। अब परंपराओं से अगर बात करें तो आप देखेंगे कि अंग्रेजी में बहुत सारे वर्ड साइलेंट हैं। इन साइलेंट वर्ड्स के पढ़ने का क्या नियम है? कोई नियम नहीं है। देयर इज नो लॉ टू रीड साइलेंट वर्ड्स। क्यों आए? क्योंकि बाद में ग्रामर का विकास हुआ और ग्रामर में नए नए शब्द जोड़े गए। लेकिन उन लोगों ने जिन चीज़ों का प्रोनाउंसिएशन पहले से किया जा रहा था, उसी को बाद में भी जारी रखा और यहीं से साइलेंट वर्ड्स का प्रचलन अंग्रेजी साहित्य में हो जाता है। क्योंकि वो परंपराओं को अपने किसी भी रीति रिवाज या किसी भी वैधानिक मान्यताओं से ऊपर मानते हैं। सुधार आप कीजिए, हम जो करते रहे हैं वही करते रहेंगे। तो अंग्रेजी साहित्य में भी उन लोगों ने सुधारों को स्वीकार तो किया, लेकिन अपनी परंपराओं को नहीं छोड़ा। यहाँ हम लोग देखेंगे कि किस तरह से एक कंपनी कन्वर्ट होती है, कैसे एक सरकारी संस्था के रूप में। और यह घटना तब घटी जब भारतीयों में असंतोष की सीमा अपने शिखर पर पहुंच गई। अभी भी भारतीय पूरी तरह से सुधरे नहीं थे। सिंधिया ने 1857 के विद्रोह में अगर अंग्रेजों का साथ न दिया होता तो आप यह कंफर्म जान लीजिए कि 1857 में ही ब्रिटेन यहां से विदा हो गया होता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ग्वालियर में सिंधिया ने अंग्रेजों का साथ दिया और रानी लक्ष्मीबाई की हत्या कर दी गई। और शायद इसीलिए हीरोज ने कहा था कि यह जो औरत इस युद्ध स्थल पर लेटी हुई है, यह अकेली भारत में मर्द है। एक्चुअल में मैं इसे महिलाओं का एक अपमान मानता हूं कि किसी महिला को मर्द होने में उसे महान मानने की एक कोशिश की जाती है। महिला अपने आप में संपूर्ण होती है, उसे किसी भी मर्द से तुलना करना उसकी तौहीन कही जानी चाहिए। पुरुष अपने अस्तित्व के लिए महिलाओं पर निर्भर करता है, महिलाएं अपने अस्तित्व के लिए पुरुष पर कभी निर्भर नहीं करती हैं। इसलिए जितनी भी क्रांति हुई है, जितने भी चेंजेज आए हैं दुनिया में, उसके मूल में अगर कोई है, आदि में अगर कोई है, तो वो महिलाएं ही हैं। यहाँ हम लोग 1858 के एक्ट की बात करेंगे। 1857 का जो विद्रोह था, उसे 1858 तक अंग्रेजों ने बुरी तरह से दबा दिया था। अब भारतीयों के बीच में एक मैसेज भी देना था। वो मैसेज क्या था कि अभी तक आपका शासन एक कंपनी चला रही थी, एक प्राइवेट कंपनी चला रही थी। अब आपका शासन सीधे ब्रिटेन की महारानी चलाएंगी। इसलिए अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज से न्याय का शासन स्थापित होगा। ब्रिटिश कंपनी के सारे अधिकार आज से ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर किए जाते हैं। इसी को विक्टोरिया घोषणा पत्र कहा जाता है। दिस अनाउंसमेंट इज नोन एज अ विक्टोरिया अनाउंसमेंट। इसी घोषणा को कहा गया है विक्टोरिया का घोषणा पत्र। ये जो विक्टोरिया का घोषणा पत्र है, ये कब और कहां पढ़ा गया? ये इलाहाबाद के अल्फा ब्रिट पार्क में 1 नवंबर 1858 को पढ़ा गया। और किसने पढ़ा? लॉर्ड कैनिंग ने। इट वॉज रेड बाई लॉर्ड कैनिंग।
लॉर्ड कैनिंग ने 1858। और यहीं से एक परंपरा चल गई, चूंकि अभी तक जो कंपनी का हेड होता था उसे हम लोग गवर्नर जनरल बोलते थे या गवर्नर बोलते थे, लेकिन अब चूंकि यहाँ सत्ता का सीधा प्रतिनिधित्व गवर्नर करने लगा, तो यहीं से गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। वायसराय। ये सारे प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे गए हैं कि वायसराय कब से कहा जाता है। कौन पहला वायसराय था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। और इन्होंने जो घोषणाएं की थी, उन घोषणाओं में पहला ये था कि आज से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता समाप्त होती है। ये संवैधानिक विकास के प्रथम चरण का समापन था। इट वॉज द क्लोजिंग चैप्टर ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संवैधानिक इतिहास के विकास में प्रथम चरण का समापन था। एंड इट वॉज द स्टार्ट ऑफ क्राउन चैप्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री। ये संवैधानिक इतिहास के विकास में दूसरा चरण था। अब हम परिचित होने वाले थे कि किस तरह से शासन सत्ता चलाई जाती है। ठीक, आनन फानन में एक घोषणा की गई कि आज से आपके साथ न्याय किया जाएगा। 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने वायसराय के रूप में, और चूंकि इस घोषणा को महारानी विक्टोरिया के नाम से घोषित किया गया था, इसीलिए इसे विक्टोरिया घोषणा पत्र कहा जाता है। विक्टोरिया अनाउंसमेंट। और इसका 2 ही अनाउंसमेंट था, रूल ऑफ कंपनी विल बी क्लोज्ड एंड रूल ऑफ क्राउन इज स्टार्टेड फ्रॉम टुडे। कंपनी के शासन का अंत होता है और क्राउन के शासन का प्रारंभ होता है। यही से कल्याणकारी शासन की नींव पड़ती है, ऐसा घोषणा कहा गया है, ऐसा घोषणा में कहा गया है। क्योंकि अगर कल्याणकारी राज्य की नींव पड़ती तो भारतीयों में असंतोष कम होता और ब्रिटेन का इतना जबरदस्त विरोध नहीं होता। अब देखते हैं कि संवैधानिक इतिहास के इस चरण में दूसरा पड़ाव क्या आता है। अब भारतीयों की मांग होने लगी थी, तो एक आनन फानन में घोषणा की गई थी कि चलिए भारतीयों का समर्थन ढूंढा जाता है। और भारतीयों के समर्थन, पता था कि बिना भारतीयों के समर्थन के लंबे समय तक भारत पर शासन नहीं किया जा सकता। और रीजनल स्तर पर भी बहुत सारी संस्थाएं जन्म ले रही थी, विद्रोह का स्वरूप बदल रहा था, वैश्विक स्तर पर बहुत सारे परिवर्तन हो रहे थे। ऐसी स्थिति में हम देखेंगे कि 1855 में जापान रसिया को परास्त कर देता है। अब यहां से यूरोपियंस के अपराजेय होने की जो एक मिथ धारणा थी, वो क्या हो गई? टूटने लगी कि एशियंस भी टाइगर हैं, वो भी विश्व में कहीं भी जाकर के अपना परचम लहरा सकते हैं। तो जो हम लोग ये बने थे कि हमारा शोषण किया जा रहा है, हम शोषित होने के लिए बने हैं, ये कॉन्सेप्ट पहली बार टूटा था 1855 में। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि वैश्विक स्तर पर भी बहुत सारी चीजें बदल रही थी, चेतना का विकास हो रहा था। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हम लोगों को 1858 के बाद भी अगले 90 सालों तक क्या कोशिश करनी पड़ी? ये कोशिश करनी पड़ी कि हम गुलाम हैं, हमें पता ही नहीं था कि हमारा शासक कौन है। बहुत दुखद स्थिति थी। हमारे यहाँ लिटरेसी थी नहीं, हमको पिछड़ा घोषित कर दिया गया था, हमको असभ्य घोषित कर दिया गया था, और सिविलाइज्ड बन करके हम पे ब्रिटिशर्स बैठ गए थे। ऐसे में एक दूसरा पड़ाव आता है जिसे मैं कहता हूं कि यह इसके बाद का किया गया पहला संवैधानिक सुधार। ब्रिटेन ने अपने यहां से जाने की नींव रख दी। आइए देखते हैं कैसे। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, भारत परिषद अधिनियम 1861। यह 1861 का अधिनियम क्या था? यह अधिनियम एक ऐसा अधिनियम था जिसमें पहली बार भारतीयों को गवर्नर जनरल की परिषद में बैठने का अधिकार मिल गया। और हम भारतीयों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि एक बार जिस चेयर पे हमने अपनी तशरीफ रखी, फिर वो परमानेंट हमारे लिए बुक हो जाती है। जब तक हमें सत्ता की समझ नहीं होती है तब तक तो हम पर कोई शासन कर सकता है, लेकिन अगर मुझे सत्ता की समझ आ गई तो उस सत्ता पर हमारा धीरे धीरे कब्जा हो जाता है। यह बात अंग्रेजों के समझ में बहुत देर से आई। सत्ता के समीप पहली बार भारतीयों को प्रवेश दिया गया 1861 के अधिनियम में। इसलिए पहला पॉइंट आप नोट करिएगा कि फर्स्ट टाइम इंडियंस वर परमिटेड इन द काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल, और 5वें सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति की जाने लगी। यहां से अब भारतीयों को संविधान की समझ आने लगी कि सत्ता का केंद्र तो ये है, संसद है, गवर्नर जनरल की परिषद है, एग्जीक्यूटिव है। यहीं से भारतीयों को कानून और संविधान की जानकारी प्राप्त होने लगी।
इसका परिणाम क्या होगा? बहुत खतरनाक होगा। इसका परिणाम यह होगा कि जब भारतीयों को पता चल गया कि यही लोग हमारे भविष्य को तय करते हैं, तो प्रश्न ये था कि जो भी नियम कानून बनते थे वो बहस के बाद बनते थे, एक तर्क वितर्क के बाद बनते थे, और भारतीयों को ऐसे में प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं हुआ करती थी, ये केवल सुना करते थे बहस। अब भारतीय जब 1892 में 31 साल बाद एक दूसरा अधिनियम पास होगा, तो यही भारतीय जाकर के अंग्रेजों का पैर पकड़ लेंगे कि मिलॉर्ड, हम पिछले 30 वर्षों से 31 वर्षों से आपको सुनते आ रहे हैं, यू आर लुकिंग गॉर्जियस, यू आर लुकिंग नाइस, बट आई एम नॉट एबल टू आस्क अ सिंगल क्वेश्चन टू यू। हम आपसे एक प्रश्न नहीं पूछ पाते हैं, और जब हम आपसे एक प्रश्न नहीं पूछ पाते हैं तो कृपया मुझे एक प्रश्न पूछने की अनुमति दिया जाए। चलिए ये बात हम लोग बात करेंगे 1892 के अधिनियम में। यहाँ सिर्फ इतना करेंगे कि हम भारतीयों ने यहाँ सुनना सीखा, समझना सीखा, सत्ता के केंद्र की समझ अपने अंदर पैदा की, यहाँ इसी रूप में समझेंगे। ठीक है, यही वह द्वार था जिसने भारत में 1947 की पटकथा लिख दी थी कि अब हमें आज़ाद होना है। शुरुआत एक से हुई थी और बाद में सारी सीटें भारतीयों को मिल गई। बात समझ में आ रही है? इट वॉज द गेटवे ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन पार्लियामेंट 1861। और क्या हुआ था? पोर्टफोलियो सिस्टम लागू हुआ था। पोर्टफोलियो सिस्टम लागू हुआ था, अर्थात अब हर विभाग के लिए एक अलग अलग मंत्री होगा। धीरे धीरे विभागों का बंटवारा होने लगा। पोर्टफोलियो मतलब जैसे अटैची में विभिन्न प्रकार के स्तर होते हैं, उसमें आप विभिन्न प्रकार के सामान रख सकते हैं। सारे सामान एक ही स्थान पर नहीं रख सकते, इसलिए इसका नाम पोर्टफोलियो रखा गया कि हर व्यक्ति अलग अलग विभागों के लिए जिम्मेदार होगा और उसकी अकाउंटेबिलिटी गवर्नर जनरल या परिषद के सामने रखी जाएगी। ठीक है, तो पोर्टफोलियो सिस्टम पहली बार कब आया है? 1861 में। ये आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। दूसरा था आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति। इन इमरजेंसी द पावर ऑफ ऑर्डिनेंस वर गिवन टू गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल या वायसराय को अधिकार दिया गया कि वो आपातकाल की स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकते हैं। बात समझ पा रहे हैं? यहां से अध्यादेश जारी करने की शक्ति गवर्नर जनरल को मिल गई। पोर्टफोलियो सिस्टम हमने आपको बता ही दिया है कि इसकी नींव पड़ गई थी। यहीं पर यह अधिकार भी दे दिया गया था कि बॉम्बे और मद्रास दो और प्रेसिडेंसियां थी, 3 प्रेसिडेंसी थी, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। बॉम्बे के बारे में बस इतना जान लीजिए कि यह सालसेट द्वीप पर स्थित था। 7 द्वीपों का समूह था, जिसमें सालसेट है, बेसिन का द्वीप है। इस तरह से 7 द्वीपों पर यह स्थित एक नगर था, और इसे 1761 में चार्ल्स द्वितीय की शादी पुर्तगाल की महारानी कैथरीन ब्रिगेंजा से होती है, और 1768 में ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाता है केवल 10 पाउंड वार्षिक किराए पर। तो दहेज में मिली बॉम्बे, जो प्रतियोगी परीक्षा के रूप में आए थे एक दूसरे के सामने, जो प्रतिस्पर्धी के रूप में आए थे, एस्पिरेंट्स के रूप में आए थे, अब यहाँ रिश्तेदार के रूप में परिवर्तित होने लगे, और दहेज में उन्हें बॉम्बे मिल गया। सोचिए, भारतीय भूभाग दहेज में चला गया। उस बॉम्बे और मद्रास पर कानून बनाने का अधिकार कलकत्ता प्रेसिडेंसी को मिल गया, बंगाल को मिल गया। और बंगाल मैंने आपको बताया है लैंड ऑफ वेल्थ, लैंड ऑफ कुबेर, हेवन ऑफ इंडिया, लैंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी और सोर्स ऑफ ऑल काइंड ऑफ पावर, सभी प्रकार की सत्ता का केंद्र। उसे क्या मिल गया था? मद्रास और बॉम्बे पर कानून बनाने का अधिकार मिल गया था गवर्नर जनरल या वायसराय के माध्यम से। ठीक है, तो एक ये चीज भी ध्यान में रखिएगा कि बॉम्बे और मद्रास के लिए कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल या वायसराय की परिषद को मिल गया था। अब एक प्रश्न यह है कि गवर्नर जनरल को राज्यों का नाम निश्चित करना, उनके क्षेत्र में परिवर्तन करना, उनका स्वरूप तय करने का अधिकार दे दिया गया था। गवर्नर जनरल को अधिकार दिया गया था कि वो नए राज्यों का अधिग्रहण कर सकते हैं, नाम परिवर्तन कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। तो यह अधिकार 1861 के अधिनियम में आ गया था। और दूसरी बात, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, सत्ता के विकेंद्रीकरण की नींव अगर आपसे पूछी जाए किस संवैधानिक विकास में पड़ा था, तो 1861। तो सुनने से ही हमारे समझ का विकास होता है, और हमारी समझ के विकास से ही भविष्य हमारा तय होता है।
बात आप समझ पा रहे हैं? मैं समझा पा रहा हूँ? यहीं तक ये बातें आपको समझ करके चलनी। 1861 के अधिनियम में क्या क्या याद रखना है? पोर्टफोलियो सिस्टम, ऑर्डिनेंस, पहली बार बजट इसी के थ्रू प्रस्तुत किया गया था भारत में, और इस तरह से बजट प्रस्तुत किया गया था, पहली बार भारतीयों को प्रवेश दिया गया था। कानून बनाने की शक्ति मद्रास और बॉम्बे पर पहली बार बंगाल को प्राप्त हुआ था। राज्यों की सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, अधिकार में परिवर्तन का अधिकार गवर्नर जनरल को मिल गया था या वाइसराय को मिल गया था। तो इतनी सारी चीजें, और इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है पोर्टफोलियो सिस्टम। दूसरा इंपॉर्टेंट है ऑर्डिनेंस सिस्टम। ज्यादातर यही पूछे गए हैं, भारतीयों को प्रवेश भी कभी कभी पूछा गया है। ठीक है, शेष चीजें आप उसी अनुपात में सजा करके रखिएगा, आसानी से आपके सारे क्वेश्चन यहाँ से अटेम्प्ट हो जाएंगे। इसके बाद हम सारे गवर्नर जनरल की एक सीरीज आपके सामने लेकर के आएंगे, और गवर्नर जनरल के कार्यकाल में कौन कौन सी घटनाएं हैं, अगर उससे हम एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री का जो एक कॉम्प्लेक्स है वो आपके दिमाग से मिथ टूट जाएगा। सारे गवर्नर जनरल पढ़ लेते हैं। लॉर्ड क्लाइव के समय में कर्नाटक युद्ध, फर्स्ट सेकेंड, 60 में यहाँ से वापस चला जाएगा, और जब वापस चला जाएगा तो फिर उसके बाद बक्सर का युद्ध, फिर वो 65 में आएगा तो 2 ट्रीटी करेगा, इलाहाबाद की ट्रीटी, एक अवध के नवाब के साथ और एक मुगल के साथ, शाह आलम द्वितीय के साथ। फिर क्लाइव के बाद वेरे लास्ट आएगा, कार्टियर आएगा, हेस्टिंग आएंगे। तो इनके बीच में क्या क्या हुआ है? वेरे लास्ट आएगा तो उसके समय में मैसूर युद्ध होगा। जब हम ऐसे क्या करेंगे, सारे के सारे गवर्नर जनरल 60-65 आते हैं, आपकी परीक्षा चाहे जितनी इंपॉर्टेंट हो उसमें हम 60-65 गवर्नर जनरल्स का एक कार्यकाल निश्चित कर लें, उनके किए गए कार्य और उनके समय में होने वाली घटनाओं को अगर एक क्रम में जोड़ लेते हैं तो 100% मान के चलिएगा कि आपकी तैयारी सही दिशा में चल रही है। ठीक है, तो हम एक गवर्नर जनरल की सीरीज और उसके बाद लेकर के आएंगे आपको क्वेश्चंस की सीरीज, कि देखिए जो पढ़ाया गया है पिछले 70 साल में वहीं से छोटी से बड़ी सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। जब अपना सिलेबस तय कर लेंगे तो उसी के बीच में सारे क्वेश्चंस फेंके जाएंगे, और आप अब चाहे जितने चौके छक्के लगाइए, अब आपका उस पर नियंत्रण हो जाता है और अभ्यास के माध्यम से आप उसमें महारत हासिल कर लेते हैं। ये जो कोशिश की जा रही है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है ये कि सूरत बदलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। ये जो कोशिश की जा रही है, इस कोशिश के पीछे एक सिर्फ यही पीड़ा है कि आपको सही दिशा मिले, और उस दिशा में यदि आप अभ्यास करें तो आपको सफलता सुनिश्चित हो। ठीक है, तो इस तरह से 1861 का अधिनियम। फिर अगला हम लोग देखेंगे 1892 का अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। अठारह का अधिनियम, और 1892 का जो अधिनियम आया था इसने भारतीयों की पीड़ा को बढ़ा दिया था। बहुत दिन से हम केवल बैठ करके सुन रहे थे कि कैसे शासन चलता है, कैसे विधान बनते हैं, कैसे बहस होती है, लेकिन दुखद स्थिति ये थी कि हम केवल सुन रहे थे, हम पूछ नहीं सकते थे, हम अपनी ही पीड़ा को नहीं व्यक्त कर सकते थे, हमारे ही अपनों के साथ अत्याचार हो रहा था और हम प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी। तो 1892 में आप देखेंगे कि 1892 से पहले 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो जाएगी। इन 1885 INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस विल बी एस्टेब्लिश्ड। यहां पर सिर्फ इतना बता दूं कि कांग्रेस की स्थापना सिर्फ इसलिए हुई थी कि बंगाल लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना हो जाएगी, बहुत सारी छोटी में जमादारी एसोसिएशन की मद्रास में स्थापना हो जाएगी, नेटिव एसोसिएशंस की, बहुत सारी क्षेत्रीय स्तर पर संस्थाएं जन्म लेने लगेंगी। अंग्रेजों के सामने समस्या ये थी कि भारत में इतनी सारी संस्थाएं जन्म ले रही थी, तो उन्हें एक संस्था चाहिए थी जिससे वो वार्ता कर सकें और लोगों की समस्याओं को दबाया जा सके। 1857 के विद्रोह के समय में इटावा के डीएम थे एओ ह्यूम, और एओ ह्यूम साहब ने ब्रिटिश सरकार को बहुत सारे पत्र लिखे थे और जिसमें बताया था कि भारत अंदर से सुलग रहा है और 1857 से बड़ा विद्रोह हो सकता है। अब भारतीयों की मनोव्यथा को समायोजित करने के लिए इन्हें कानून का नया स्वरूप लाना था। तो कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी, और कांग्रेस 1885 से क्या प्रारंभ करती है? 1885 से प्रारंभ करती है संवैधानिक सुधार, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की जब बात करती है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की बात करेगी, तो उसी दिशा में जो पहला कदम उठाया गया वो क्या था? 1892 का अधिनियम, 1892 एक्ट। और कांग्रेस की क्या मांग थी?
भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया जाए। यही तो मांग ही, और जब यही मांग है और यही मांग थी तो अंग्रेजों ने और हम भारतीय जाकर के अंग्रेजों का पैर पकड़ करके बैठ गए कि जनाब वी आर लिसनिंग सिंस लास्ट 31 ईयर्स, हम आपको 31 साल से सुने जा रहे हैं। वी वांट टू आस्क सम क्वेश्चंस अबाउट मी, मैं अपने ही बारे में कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। और जब मैं अपने ही बारे में कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं तो 1892 का अधिनियम, चूंकि ये पता था कि एओ ह्यूम की मदद से 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, बॉम्बे में हुई थी, और 1892 का जो अधिनियम आया था वो लगातार की गई संवैधानिक सुधारों की मांग का परिणाम था। तो पहली बार क्या शुरू किया गया? अप्रत्यक्ष निर्वाचन की बात स्वीकार की गई। फर्स्ट टाइम इनडायरेक्ट इलेक्शन वर एक्सेप्टेड। अप्रत्यक्ष निर्वाचन, ये से अंडरलाइन कर लीजिएगा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन की बात पहली बार 1892 में की गई है। फर्स्ट टाइम इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1892। बात आपके समझ में आ रही है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन। दूसरा क्या किया गया था? क्वेश्चन पूछने की छूट दी गई थी। इंडियंस आर परमिटेड टू आस्क ओनली वन क्वेश्चंस, केवल एक प्रश्न, वो भी 6 दिन की पूर्व सूचना के बाद। 6 दिन की पूर्व सूचना के साथ ये कोई प्रश्न पूछ सकते थे। ऐसा संवैधानिक प्रावधान पहली बार मिला है भारतीयों को। अब दिक्कत क्या होती थी? मान लीजिए हमें पूछना है किसी का नाम, एक्चुअल में ये तो संवैधानिक भाषा है, यहाँ नाम वाम पूछने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। मान लीजिए जैसे किसी ने पूछ लिया, किसी को कोई अंग्रेज अच्छा लगा या लगी, तो उसने पूछा व्हाट इज योर नेम, गो टू हेल आई विल नॉट गिव द आंसर। तो हम सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते थे, व्हाई यू विल नॉट गिव द आंसर, आप हमें हमारे प्रश्नों का ही उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं। तो केवल एक प्रश्न पूछने का अधिकार, और जब केवल एक प्रश्न पूछने का अधिकार था तो भारतीयों में असंतोष बढ़ेगा ही। बात समझ पा रहे हैं आप? इस तरह से आपसे 1892 का एक अधिनियम जिसमें प्रश्न पूछने का अधिकार और अप्रत्यक्ष निर्वाचन की बात स्वीकार की गई थी, कारण भारतीयों में असंतोष को जन्म देने वाली विभिन्न संस्थाओं को मान्यता मिल रही थी और 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। दूसरा क्या था? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या न्यूनतम 10 और अधिकतम 16 कर दी गई। एक्स्ट्रा numbers in legislative assembly were increased, least was 10 and maximum was 16। तो केंद्रीय विधान परिषद में जो सदस्यों की, अतिरिक्त सदस्यों की संख्या थी वो न्यूनतम 10 और अधिकतम 16 कर दी गई। और स्टेट लेजिस्लेटिव में प्रांतीय विधान परिषद में न्यूनतम संख्या 8 और अधिकतम 20 कर दी गई। ये बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन आप अपनी जानकारी के लिए इसे अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी पैटर्न बेस्ड आपकी तैयारी कराई जा रही है, इसलिए सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया जा रहा है। इसके बाद आप जो भी किताब पढ़ेंगे उसमें ऐड ऑन करने की संभावनाएं बहुत कम रहेंगी। ठीक है? तो 1892 का अधिनियम इस तरह से खत्म होता है। लेकिन क्या यह भारतीय आकांक्षाओं को पूरा कर रहा था? नहीं कर रहा था। क्यों? हम एक ही प्रश्न पूछ सकते थे, अधिक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। भारतीयों का प्रतिनिधित्व की मांग लगातार मुखर हो रही थी। अब यहां से 1892 का अधिनियम और 1893 में परिवर्तन का काल शुरू हो जाएगा। क्या परिवर्तन का काल? हम असंतुष्ट होंगे, प्रश्न पूछने पर आंसर नहीं मिलेगा, हमारी आकांक्षाएं लगातार नए आसमान को तलाश रही होंगी। परिणाम क्या होगा? द राइज ऑफ गांधी, द राइज ऑफ विवेकानंद, द इमरजेंस ऑफ अरविंदो घोष, द अराइवल ऑफ एनी बेसेंट। बहुत सारे परिवर्तन होंगे। 1893 स्वामी विवेकानंद शिकागो धर्म संसद में जब जाते हैं तो इनको बोलने का ही मौका नहीं मिलता है, इनका आइडेंटिटी कार्ड गायब कर दिया जाता है। ये जाकर के एक ऊंचे टीले पर जोर जोर से चिल्लाते हैं, ही वाज शाउटिंग। और जब ये चिल्ला रहे थे तो एक महिला ने देखा कि वाई यू आर शाउटिंग हियर, वाई यू आर नॉट शाउटिंग इनसाइड द धर्म संसद, आप यहाँ क्यों चिल्ला रहे हैं, धर्म संसद में जाकर के बहस क्यों नहीं करते। इन्होंने कहा मैडम हम अंदर ही बोलने के लिए आए थे, लेकिन हम एक गुलाम की स्थिति में हैं, इसलिए हमें प्रतिनिधित्व नहीं मिला। उन्होंने कहा यहाँ चिल्लाने से क्या फायदा है। कहा जब तकदीर आपको उचित प्लेटफॉर्म उपलब्ध न कराए तो अपनी जानकारी अंतरिक्ष में छोड़ देनी चाहिए, और भविष्य में जब कोई उपयुक्त अवसर पाएगा तो यही शब्द उसकी मदद करेंगे। इसीलिए ओम शांति ओम फिल्म का एक डायलॉग है, किसी चीज को अगर शिद्दत से चाहोगे तो पूरी कायनात उसे मिलाने में तुम्हारी मदद करेगी। इफ यू फेल्ट एनीथिंग डेडली
देन होल वर्ल्ड कंस्पायर टू फुलफिल योर ड्रीम्स। ये जो इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें चाहा है कि पूरी कायनात ने मिलाने की साजिश की है, ये जो हमारे चाहने का अर्थ है वो ये है कि किस सीमा तक जाकर के हम चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? 1893 का वो कार्यकाल था कि भारतीयों की आकांक्षाएं अब आसमान छू रही थी। भारतीय अब अपनी आइडेंटिटी को लेकर के वैश्विक स्तर पर नए नए आयाम तय कर रहे थे। वो सामाजिक थे, क्रांतिकारी थे, राजनीतिक थे, धार्मिक थे, आर्थिक थे। 1866 से ही ड्रेन थियरी जन्म लेने लगी। दादा भाई नौरोजी एक थियरी लेकर के आएंगे कि ये ब्रिटिशर्स हमारा कल्याण नहीं कर रहे हैं, केवल मुखौटा बदला है, शोषण के तरीके में और वृद्धि हुई है। जब आप गवर्नर जनरल पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि कैसे क्लाइव ने भारत को लूटा और कैसे हेस्टिंग ने उसमें विस्तार किया, कैसे मैसूर की फर्स्ट बैटल और सेकेंड बैटल और फर्स्ट बैटल ऑफ मराठा, ट्रीटी ऑफ सालभाई, ट्रीटी ऑफ बड़ा गांव, इसने कैसे अंग्रेजों को जबरदस्त घाटे में डाल दिया, वित्तीय संकट में डाल दिया। और जब वित्तीय संकट में डाल दिया तो कैसे उस संकट से निपटने के लिए वॉरेन हेस्टिंग ने अवध और बनारस के राजा का शोषण किया। हमारे आपसी मतभेदों का उन्होंने लाभ उठाया और कैसे अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारा और ब्रिटिश संसद को यह बताने में सफल रहे, हालांकि इंपीचमेंट आएगा इन पर, भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे इन पर, लेकिन भ्रष्टाचार से ज्यादा आरोप इसलिए था कि इन्होंने एक भारतीय नंद कुमार, ब्राह्मण थे बंगाल के, वहां के डीएम भी बाद में बनाए गए थे, और इनको गलत तरीके से फंसा करके मात्र 1 सप्ताह के अंदर इनको फांसी दे दी गई थी। तो इस बात को लेकर के वॉरेन हेस्टिंग पे एक अभियोग चलेगा, महाभियोग, और बाद में इन्हें बरी भी कर दिया जाएगा, लेकिन 10 साल तक इन पर मुकदमा चलता है, बाद में इन्हें बरी कर दिया जाता है। तो ये सारी चीजें भी हमारे समझने की चीजें हैं, लेकिन हम बात आने की सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं कि सेठ अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए गांधी जी जाते हैं साउथ अफ्रीका और वहां बहुत सारे परिवर्तनों को जन्म देते हैं। वहां से वो एक इंटरनेशनल नेता बन करके आते हैं। विवेकानंद 1893 में कहां जाते हैं? अमेरिका के शिकागो शहर में जाते हैं, और इसी समय एनी बेसेंट भारत प्रवेश करती हैं और बनारस को अपना कर्मस्थली बनाती हैं। इसी समय अरविंदो घोष का उदय होता है, जो गरम दल के बहुत बड़े नेता और बाद में महर्षि अरविंद बनते हैं। तो ये एक परिवर्तन का काल था। 1892 के बाद भारत में 1893 का काल एक परिवर्तन बिंदु के रूप में हमारे सामने आता है। अब लगातार मांगे होंगी, हमारे बीच में चेतना का विकास होगा, और जब चेतना का विकास हो रहा हो तो सबसे बड़ी नीति क्या होती है? डिवाइड एंड रूल। हम लोग हर जगह यही बोलते हैं ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी तो हमारी नेसेसिटी, हमारी जरूरत है, लेकिन जब इंडिविजुअल आइडेंटिटी पर जोर दिया जाने लगता है तो हमारी यूनिटी को खतरा होने लगता है। हम जब भी इंडियन फर्स्ट के कॉन्सेप्ट को बढ़ावा देते हैं, सारी चीजों को दूसरे नंबर पर रख देते हैं, तो राष्ट्र मजबूत हो जाता है। जब हम इंडिविजुअलनेस की, हमें व्यक्तिगत रूप से क्या मिला, याद रखिएगा, अल गोर चुनाव हाथ से गिने गए मतगणना के आधार पर आगे थे, लेकिन जॉर्ज बुश मशीन द्वारा की गई गणना से जीत रहे थे। अल गोर ने सर्वोच्च न्यायालय में अमेरिका में मुकदमा दर्ज किया, और जब मुकदमा दर्ज किया तो परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह है कि हर 20 जनवरी को वहां का राष्ट्रपति शपथ ले ही लेता है। वहां की परंपरा है, जबकि दुनिया का सबसे विकसित देश है अमेरिका, सबसे शक्तिशाली भी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी याचिका पर फैसला किसी भी कीमत तक 20 जनवरी तक नहीं आ सकता, क्योंकि हाथ से की गई जनगणना में समय लगेगा, उसका परिणाम आने और व्यवस्था करने में 20 जनवरी का समय बीत जाएगा। ऐसे में अपने देश की परंपरा को बचाने के लिए आपसे अनुरोध है कि आप अपनी याचिका वापस ले लीजिए और जॉर्ज बुश को अपना राष्ट्रपति स्वीकार कर लीजिए। जब राष्ट्र की बात आती है तो व्यक्तिगत अधिकार मायने नहीं रखते हैं। ये मैंने सिर्फ इतना एग्जांपल दिया है कि यहाँ इंडिविजुअलनेस के राइट्स की बात तभी तक होती है जब तक सबके राइट्स की बात आहत ना हो रही हो। जब एक व्यक्ति महत्वपूर्ण हो जाता है तो राष्ट्र कमजोर हो जाता है। 1909 के अधिनियम में यह जरूरत पड़ गई। क्यों? क्योंकि भारतीयों में चेतना का विकास हो रहा था, भारतीय एकजुट हो रहे थे, भारतीयता के बोध का विकास हो रहा था, और भारतीयता के बोध का विकास हो रहा था तो भारतीयता को तोड़ने के लिए एक अधिनियम आएगा जिसे 1909 का अधिनियम होगा माना जाएगा। क्यों? 1905 में बंगाल विभाजन हो चुका होगा, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी होगी, भारतीयों में पर्याप्त रूप से हिंदू और मुसलमान के कॉन्सेप्ट को जन्म दे दिया जा चुका होगा, जिससे ये यूनाइट ना हो सके, एक ना हो सके।
क्योंकि इसका खतरा इन लोगों ने 1857 के विद्रोह में देख लिया था कि हमने अपना एक मुस्लिम नेता चुना था बहादुर शाह जफर को, और हम उसके झंडे के नीचे एक हो गए थे। अंग्रेजों को यह सबक पता चल चुकी थी कि इंडियंस की मैथोलॉजी पे अगर हिट किया जाए तो ये धर्म इनके लिए अफीम का काम करेगा और इनके विनाश का रास्ता तय करेगा। और उसका परिणाम आप देख ही रहे हैं कि 1947 में हम धर्म के नाम पर अपने ही कलेजे के टुकड़े को 2 भागों में बांट दिया, भारत और पाकिस्तान के रूप में। अगर आज पाकिस्तान भारत में मिल जाए, बांग्लादेश भारत में मिल जाए, तो भारत को सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। खतरा किसके लिए भारत होगा? अमेरिका के लिए, रसिया के लिए, चाइना के लिए। यूनाइटेड इंडिया सदैव खतरा होगा विश्व की महाशक्तियों के लिए, और महाशक्तियां कभी नहीं चाहेंगी कि भारत एक हो। धार्मिक विभाजन हो, भाषाई विभाजन हो, जातीय विभाजन हो, क्षेत्रीय विभाजन हो, कुछ ऐसा किया जाए कि सब में यूनिकनेस, इंडियननेस के कॉन्सेप्ट को जन्म दिया जा सके। आइए देखते हैं 1909 के अधिनियम में क्या प्रावधान किया गया और कैसे हम भारतीयों को अलग अलग जातीय, क्षेत्रीय, भाषाई आधार पर तोड़ने की कोशिश की गई। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, केंद्रीय विधान परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 16 और अधिकतम 60 कर दी गई। इसे नोट कर लीजिएगा। द नंबर ऑफ एक्स्ट्रा मेंबर्स इंक्रीज्ड इन लेजिस्लेटिव असेंबली, लीस्ट वाज 16 एंड मैक्सिमम वाज 60। 16 से 60 कर दी गई, ठीक है। और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, राज्य की विधान परिषद में मद्रास और बॉम्बे की सदस्य संख्या 50 थी और दूसरे राज्यों की विधान परिषदों की संख्या 30 कर दी गई। इसे याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां तक बात मैं आपको समझा पा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर साल प्रश्न आते हैं, ठीक है। इसे कायदे से सुनिएगा, कई बार सुनिएगा, तो आपके बहुत काम आने वाला है। अब भारतीयों की आकांक्षाएं बढ़ चुकी थी, मांग बढ़ चुकी थी, तूफानी हिंदू के रूप में राइज ऑफ विवेकानंद हो चुका था। तो पता था कि भारतीयों को अगर संतुष्ट नहीं किया गया तो ये आंदोलन के रास्ते पर निकल आएंगे। कांग्रेस भी 2 धड़े में बढ़ चुका था, नरम दल, गरम दल। डिवीजन में मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी थी 1906 में। ऐसे में उसे लीगलाइज करने के लिए, वैधानिक स्वरूप देने के लिए एक अधिनियम आता है, 1909 का अधिनियम। आया तो था ये सुधार के नाम पर, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन विद द नेम ऑफ मार्ले मिंटो रिफॉर्म। सुधार के नाम पर हम पर अत्याचार किए गए हैं। क्या किया गया है? सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने की छूट दे दी गई कि जाओ जितने क्वेश्चन पूछ सकते हो पूछो। बात आप समझ रहे हैं? तो इस तरह से भारतीयों को एक फ्रीडम देने की कोशिश की जा रही है, और किसके माध्यम से? संवैधानिक सुधारों के माध्यम से। क्लियर? भारत सचिव, इंडियन सेक्रेटरी और गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि वो अपने परिषद का अपने हिसाब से विस्तार कर सकते हैं। इंडियन सेक्रेटरी एंड गवर्नर जनरल कैन एक्सटेंड देयर ओन काउंसिल। अपनी ही परिषद का विस्तार करने का अधिनियम किस अधिनियम के तहत आता है? 1909 या मार्ले मिंटो रिफॉर्म, ठीक है। मोस्ट डिफिकल्ट डिस्प्यूटेड मैटर क्या था? कम्युनल इलेक्टोरल प्रोसेस की स्थापना की गई। ये कम्युनल इलेक्टोरल प्रोसेस क्या था? सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति, हिंदी में इसे बोलते हैं, और अंग्रेजी में कम्युनल इलेक्टोरल प्रोसेस। इसमें क्या किया गया था? जिस क्षेत्र को आरक्षित घोषित किया जाएगा जिस जाति धर्म के लिए, उस क्षेत्र विशेष में वही जाति और धर्म के लोग केवल वोट करेंगे, दूसरे लोग नहीं करेंगे। इससे क्या दिक्कत आए? इससे एक ही राष्ट्र में दूसरे के अधिकारों पर क्या होने लगा? आघात। मान लीजिए किसी क्षेत्र में मुस्लिम क्षेत्र के लिए सीट रिजर्व कर दी गई, तो वहां की हिंदू आबादी वोट नहीं कर सकती, तो वहां का नेता हिंदुओं के लिए क्या काम करेगा? कुछ क्षेत्र सिखों के लिए रिजर्व कर दिए गए, तो वहां फिर दूसरी जाति या धर्म के लोग कैसे अपने प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करेंगे? उनके अधिकारों का हनन नहीं होगा, इस बात की क्या गारंटी? एक ही राष्ट्र में अनेक राष्ट्र के सिद्धांत की जो नींव रखी गई थी, किस अधिनियम के तहत रखी गई थी? 1909 के अधिनियम के तहत रखी गई थी। बात मैं समझा पा रहा हूं? ये कम्युनल इलेक्टोरल प्रोसेस किस एक्ट के तहत आया था? 1909। वो जो विभिन्न संस्थाओं को उन लोगों ने पीछे से पुश किया था, उन्हीं संस्थाओं को अब वैधानिक रूप से मान्यता दी जा रही थी। तो ये मोस्ट डिस्प्यूटेड फैक्ट था, कम्युनल इलेक्टोरल प्रोसेस या सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति। इसे
हितैषी निरंकुशवाद कहा जाता है। इट इज नोन एज बेनेवोलेंट डिस्पोटिज्म। हितैषी निरंकुशवाद का मतलब कि हम आपके हित के बारे में आपके ही खिलाफ फैसले ले रहे थे, इसलिए 1909 के अधिनियम को हितैषी निरंकुशवाद के नाम से जाना जाता है। और यह अधिनियम कभी लागू ही नहीं हुआ, लेकिन प्रावधान इसके बड़े खतरनाक थे। बात आप समझ पा रहे हैं? इस तरह से 1909 के अधिनियम के सारे फैक्ट से आप परिचित हो गए हैं। इतना ही आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। मोस्टली सांप्रदायिक निर्वाचन की बात और सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस की बात आपसे पूछी जाती है। स्टेट और सेंट्रल लेजिस्लेशन में आपसे सदस्य संख्या 16 से 60, 50 और 30 इतना याद रखना है। ये बहुत टफ नहीं है, तो इसे आप आसानी से जान सकते हैं। मोस्टली याद रखना है सांप्रदायिक निर्वाचन, और दूसरा याद रखना है आपका सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। कब मिले हैं? 1909 के अधिनियम में। क्लियर? अगला देखते हैं 1919 का अधिनियम, 1919 एक्ट। इसे चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। इसकी क्या पृष्ठभूमि होगी? इसकी पृष्ठभूमि में बस इतना जान लीजिएगा कि नरम दल गरम दल अलग हो चुके थे और क्रांतिकारी आंदोलनों को ब्रिटेन ने बुरी तरह से दबाया था। दे ब्रूटली सप्रेस्ड द टेररिस्ट मूवमेंट वर गोइंग ऑन। जो भी क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी उसे बुरी तरह से अंग्रेजों ने दबा दिया था। और कारण क्या था? कि हमको पहले आपस में बांट दिया गया था। जब हम अलग अलग होंगे तो हमें आसानी से दबाना संभव होगा, और यह काम करने में अंग्रेज सफल रहे। पहले कांग्रेस को नरम दल और गरम दल के रूप में बांटा गया। हम लोग नेशनल मूवमेंट के रूप में इसको समझेंगे कि कैसे नेशनल मूवमेंट के रूप में गरम दल और नरम दल के बीच में आपस में लड़ाई होती है, और बाद में फिर बहुत सारी संस्थाएं जन्म लेंगी। गरम दल जब उग्र होगा तो बहुत सारी संस्थाओं को जन्म दे देगा, अनुशीलन समिति से लेकर के बांधव समिति तक। ब्रिटेन में बहुत सारी समितियों को जन्म देगा, जर्मनी में देगा। तो ये गरम दल के अलग होने का परिणाम होगा, संघर्ष को एक नया आयाम मिलेगा। और 1916 में एक अधिनियम होगा जिसे हम लोग लखनऊ समझौता भी बोलते हैं, लखनऊ पैक्ट भी बोलते हैं। इसमें नरम दल और गरम दल एक साथ आए, हिंदू और मुस्लिम भी एक साथ आए। जिन्ना और तिलक के प्रयासों के माध्यम से हिंदू मुसलमान, तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से नरम दल और गरम दल लखनऊ समझौते में पहली बार साथ आए। हमने आपसे बताया था कि 1893 में एक लेडी भारत आती है जिसका नाम है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने बनारस को अपनी कर्मस्थली बनाया था, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया था भारत में, और ये आयरलैंड की रहने वाली थी, अमेरिका से भारत आई थी। एनी बेसेंट पहली प्रथम महिला हैं जिन्होंने 1917 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता भी की है। तो एनी बेसेंट ने एक मूवमेंट चलाया था जिसे होम रूल लीग मूवमेंट कहते हैं। तो होम रूल लीग मूवमेंट, इसे हिंदी में भी ऐसे ही याद रखिएगा, गृह सुधार आंदोलन के रूप में मत याद रखिएगा, इसे होम रूल लीग मूवमेंट के ही रूप में याद रखिएगा। इसकी स्थापना को लेकर के बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि पहले स्थापना किसने किया, बाद में किसने किया। तो होम रूल लीग मूवमेंट के एस्टेब्लिशमेंट की बात आएगी तो पहले तिलक ने स्थापना किया है, बाद में एनी बेसेंट ने किया है। तिलक अप्रैल 1916 में करते हैं, एनी बेसेंट सितंबर में करती हैं। कारण क्या था कि एनी बेसेंट इसे सितंबर में स्टार्ट करना चाहती थी, इसे कांग्रेस के मंच से स्टार्ट करना चाहती थी, और कांग्रेस का अधिवेशन हमेशा वर्ष के अंत में होता था, जबकि तिलक ने इसे प्रारंभ में ही स्टार्ट कर दिया था। इसे अप्रैल 1916 में ही इसकी स्थापना की घोषणा कर दी थी। अब चूंकि आयरलैंड की थी, यूरोपीय कल्चर से जुड़ी हुई थी, तो अब ब्रिटेन ये चाहेगा कि इनके साथ कोई कॉम्पैक्ट हो जाए, समझौता हो जाए। तो उन्होंने पीछे से बुलाया, मैडम इधर आइए, आपकी क्या मांगे हैं? इन्होंने कहा भारतीयों के साथ मानवीय व्यवहार किया जाए, कम से कम ये अपने बारे में तो फैसला ले सकें। इसीलिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से पहले मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा पत्र जारी किया गया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अनाउंसमेंट इशूड वेरी फर्स्ट इन 1917। 1917 में घोषणा जारी की गई और एनी बेसेंट की सभी मांगों को स्वीकार कर लिया गया। ऑल द डिमांड्स मेड बाय एनी बेसेंट वर एक्सेप्टेड। सब स्वीकार कर लिया गया। कहा बंद करो अपना यह आंदोलन।
और एनी बेसेंट ने कहा जब सारी हमारी मांगे स्वीकार कर ली गई हैं तो आंदोलन चलाने की जरूरत ही क्या है। यहीं से पता चल जाएगा कि मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र में क्या था और 1919 के अधिनियम में कैसे उसे स्वीकार करने की घोषणा की गई। आइए देख लेते हैं। 1919 के अधिनियम में 2 प्रकार के विषयों का विभाजन किया गया। जिन विषयों पर कानून बनते थे उन्हें 2 भागों में बांटा गया। मैं समझा पा रहा हूं आप सबको। मान लीजिए कि किसी भी विषय पर निर्णय लेना है तो घर के लोग 2 विषयों के हिसाब से निर्णय लेंगे। एक, अगर आपके बारे में निर्णय लेना है तो उसका आधार है कि सारे निर्णय पापा करेंगे, और दूसरा आधार है कि आप अपने बारे में निर्णय ले लीजिए, पापा उसके बारे में निर्णय नहीं लेंगे। पापा केवल अपने बारे में निर्णय लेंगे, पापा केवल अपने अधिकारों की रक्षा करेंगे, जबकि आप अपने अधिकारों के बारे में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो गए हैं। इसी विषय को 2 भागों में बांटा गया, ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट। हिंदी में बोले तो स्थानांतरित विषय और आरक्षित विषय। ट्रांसफर मतलब हस्तांतरित, जो अधिकार अभी तक पिताजी के पास थे, पिताजी मतलब गवर्नर जनरल और भारत सचिव, तथा वो अधिकार जो भारतीयों के पास होना चाहिए जिसके लिए भारतीय मूवमेंट्स चल रहे थे। तो वो अधिकार जो भारतीयों को मिलने चाहिए थे, मान लीजिए और सरल शब्दों में कहें कि बच्चे भारतीय हैं और माता पिता गवर्नर जनरल हैं। तो विषयों को 2 भागों में बांटा गया। रिजर्व, जिस विषय से पिताजी का संबंध होगा अर्थात उसे गवर्नर जनरल का मान लेंगे। जिस विषय से बच्चों का संबंध होगा उसे ट्रांसफर सब्जेक्ट मान लेंगे। विषय को 2 भागों में बांटा गया, ट्रांसफर और रिजर्व, स्थानांतरित और आरक्षित। तो हिंदी वालों से भी गुजारिश है कि उसे ट्रांसफर और रिजर्व के ही रूप में रखेंगे तो कंफ्यूजन कम होगा। ट्रांसफर में सारे वेलफेयर सब्जेक्ट डाल दिए गए, ऑल वेलफेयर सब्जेक्ट इंक्लूडेड इन ट्रांसफर सब्जेक्ट। भारतीयों के बारे में भारतीयों को निर्णय लेने का अधिकार दे दिया गया। फर्स्ट टाइम इंडियंस वर परमिटेड टू टेक डिसीजन देयर ओन सेल्फ, वो जो अपने बारे में फैसला ले सकते थे। यही एनी बेसेंट की मांग थी कि भारतीयों को भारतीयों के बारे में फैसला लेने का अधिकार दे दिया जाए। अब इसमें वेलफेयर के सब्जेक्ट्स क्या क्या आएंगे? ऑल वेलफेयर सब्जेक्ट्स वर हैंडेड ओवर इन द ट्रांसफर सब्जेक्ट। तो वो क्या थे? इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना। आधारभूत संरचना में क्या क्या आता है? आधारभूत संरचना में आता है सड़क, जल, जमीन, रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली। ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर्स में आते हैं। जो हमारी बेसिक नीड्स होती हैं उसके विषय में निर्णय करना ट्रांसफर सब्जेक्ट रखा गया। बात समझ पा रहे हैं आप? अब देखो कैसे इसे रिजर्व सब्जेक्ट प्रभावित करता है। रिजर्व सब्जेक्ट में क्या डाल दिया गया? आर्थिक, विदेश और रक्षा, विदेश और संचार, इतने को रिजर्व सब्जेक्ट, केवल बहुत सीमित सब्जेक्ट रखे गए। अर्थ को रख लिया गया अपने पास, एक्सटर्नल अफेयर को रखा गया अपने पास कि विदेश से कोई वार्तालाप आप लोग नहीं करेंगे, राष्ट्र को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, माता पिता को हानि पहुंचाने वाले निर्णय आप नहीं लेंगे, केवल आप अपने बारे में निर्णय लेंगे। और हम भारतीयों को जो पहली बार स्वतंत्रता मिलती है तो हम पता ही है कि कितना कूदते हैं। सभी दबे हुए अरमान तभी पूरे होते हैं जब हम स्वतंत्रता की पहली छलांग लगाते हैं। और इसे अगर और सरल शब्दों में समझना हो तो कहते हैं जैसे ही किसी बच्चे को स्वतंत्रता मिलती है कि आप अपने बारे में निर्णय लीजिए, तो बच्चा उसी दिन जाता है और किसी से प्रपोज करता है और उसे पकड़ करके लेके आता है, कहता पापा आशीर्वाद दीजिए आपकी बहू है। तो पापा आशीर्वाद भी देते हैं, मुस्कुराते भी हैं, लेकिन आर्थिक फैसले पापा के विषय हैं। ऑल इकोनॉमिक डिसीजंस वो रिजर्व सब्जेक्ट। पिताजी कहते हैं बेटा जी बधाई हो, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आज से अपने खर्चे का इंतजाम आप स्वयं कर लीजिए, कहीं और किराए पर अपना घर ढूंढ लीजिए। यही यहां भारतीयों के साथ हुआ। क्या हुआ? एक, हम विदेश से मदद नहीं ले सकते, पापा का अधिकार। अपनी रक्षा नहीं कर सकते, पापा का अधिकार। किसी से वार्ता नहीं कर सकते, पापा का अधिकार। आर्थिक फैसले नहीं ले सकते, पापा का अधिकार। और इस पर वीटो का अधिकार दे दिया गया। अगर वेलफेयर सब्जेक्ट में भी किसी विषय पर पापा सहमत ना हो तो उस पर भी वीटो कर सकते हैं। अंतिम निर्णय कहां रखा गया? गवर्नर जनरल के पास। बात समझ पा रहे हैं? और हम भारतीयों को जैसे ही आजादी मिली हमने क्या कर दिया? हमने घोषणा कर दी कि 2 साल के अंदर सबके लिए स्वास्थ्य, सबके लिए शिक्षा, सबके लिए सड़क, सबके लिए मकान, सबके लिए खाद्यान्न। प्रश्न था कि यह सब आते कहां से?
इसके लिए पैसा चाहिए, और पैसा किसके पास था? गवर्नर जनरल। इसलिए हर सब्जेक्ट किस कैटेगरी में चला गया? वीटो। हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए ये संवैधानिक सुधार भी क्या हुए? चिढ़ाने वाले। लेकिन अब भारतीयों में चेतना का विकास हो चुका है। अब इस यहीं से 1919 के अधिनियम के बाद से ही भारत में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की भी प्रावधान होगी, कि लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए प्रावधान करने होंगे। तो दो प्रकार की समितियां 1919 के अधिनियम में आती हैं, एक है ली कमीशन और दूसरा है मुड्डी मैन कमीशन। ली कमीशन और मुड्डी मैन कमीशन। ली कमीशन 1923 और मुड्डी मैन कमीशन 1924। इसी के आधार पर पहली बार फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की गई। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना ली कमीशन के आधार पर किया गया। बात समझ पा रहे हैं? 1926 के आसपास। और दूसरा मुड्डी मैन समिति ये था कि जो ये विषय ट्रांसफर और रिजर्व के रूप में बांटे गए हैं वो सही हैं अथवा नहीं, इसकी समीक्षा के लिए आया था 1924 में। क्यों? क्योंकि भारतीयों का असंतोष बढ़ने लगेगा ना। और इसके बाद का परिणाम क्या होगा? 1920 में असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। 1922 में चौरी चौरा कांड। कैसे एक दूसरे से सारी घटनाएं जुड़ी हुई हैं, चौरी चौरा कांड। और 1922 में 5 और 6 फरवरी को जैसे ही चौरी चौरा कांड होगा तो उसका परिणाम क्या निकलेगा? उसका परिणाम यह निकलेगा कि गांधी जी अपना आंदोलन स्थगित कर देंगे। और जब गांधी जी अपना आंदोलन स्थगित कर देंगे तो इस अधिनियम में प्रावधान था कि चुनाव कराया जाएगा। अप्रत्यक्ष निर्वाचन पहली बार 1892 और चुनाव की बात 1919 में लागू किया गया। गांधी जी चुनाव में भाग लेने के पक्ष में नहीं थे, इसलिए गांधी समर्थकों को नो चेंजर्स कहा गया। ऑल सपोर्टर्स ऑफ गांधी वर नोन एज नो चेंजर्स। जबकि सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, ये सब क्या होंगे? चेंजर्स के पक्ष में आएंगे। 1922 के गया अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता सीआर दास करेंगे, उसमें यह प्रस्ताव रखा गया कि चुनाव में हमें भाग लेना चाहिए या नहीं। और इसमें गांधी के समर्थक ज्यादा रूप से भाग लेते हैं और यह चुनाव सीआर दास हार जाते हैं। इस बात से क्षुब्ध होकर के वो गया अधिवेशन के बाद कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता और अध्यक्ष दोनों पद से इस्तीफा दे देते हैं। इसलिए परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि 1922 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सीआर दास ने। और उन्होंने कांग्रेस खिलाफत स्वराज दल की स्थापना 1923 में कर दी थी। बात आप समझ पा रहे हैं? यही सब हो रहा है। तो फेडरल कमीशन की स्थापना मुड्डी मैन समिति के माध्यम से इसकी समीक्षा की जा रही है। वीटो का अधिकार किसके पास है? गवर्नर जनरल के पास है। हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई। भारतीयों के बारे में विषय को जानने के लिए विभिन्न देशों में जो कमीशंस रखे गए उसको क्या बोला गया? हाई कमिश्नर्स के पद का सृजन किस एक्ट के तहत आता है? 1919 के अधिनियम के तहत आता है। बात आप समझ पा रहे हैं? ये 1919 के अधिनियम का प्रावधान। और सबसे ज्यादा प्रश्न आता है कि प्रांतों में द्वैत शासन कब आया? द्वैत शासन प्रांत में, ये याद रख लीजिएगा। डायरकी इन प्रोविंसेस फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड इन 1919। इसे अंडरलाइन करिएगा, बार बार रखिएगा। कम से कम 35 से 40 बार ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आए हैं कि प्रांतों में द्वैत शासन कब लाया गया? फर्स्ट टाइम डायरकी यूज्ड इन प्रोविंसेस इन 1919 एक्ट। क्लियर? इसलिए भारत में द्वैत शासन प्रांतों में लागू किया गया। विषयों को दो भागों में बांटा गया, ट्रांसफर और रिजर्व। गवर्नर और गवर्नर जनरल के पास वीटो की शक्तियां। हाई कमिश्नर के पद की नियुक्ति। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था, बाइकैमरलिज्म, द्विसदनात्मक। राज्यसभा और लोकसभा का नींव कब पड़ रही है? 1919 के अधिनियम। सेंटर में बाइकैमरलिज्म सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन 1919 एक्ट। बात समझ पा रहे हैं आप? इतना प्रावधान है 1919 के अधिनियम। राज्य में अभी एक ही परिषद का प्रावधान है, एक सदनीय व्यवस्था का प्रावधान है। सिंगल लेजिस्लेटिव काउंसिल वर एक्सेप्टेड इन स्टेट्स। तो राज्य में एक सदनीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। बात आप समझ पा रहे हैं? फिर केंद्रीय बजट और राज्य के बजट को अलग अलग कर दिया गया है।
सेंट्रल बजट एंड स्टेट बजट वर सेपरेटेड, केंद्र व राज्य के बजट को अलग अलग कर दिया गया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या था 1919 के अधिनियम में? 1919 के अधिनियम में सबसे बड़ा प्रावधान तो ये था कि महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार दिया गया। फर्स्ट टाइम विमेन्स वर परमिटेड फॉर द राइट टू वोट। वोट देने का अधिकार पहली बार 1919 के अधिनियम में दिया गया। क्यों दिया गया? यूरोप में 1926 के बाद, भारत में 1919 के बाद क्यों? प्रश्न, हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाइए आप। वाई? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 18 तक समाप्त हो चुका होगा। पुरुषों की मैक्सिमम आबादी जो सेना में भर्ती है वो मर चुकी होगी। महिलाएं बाहर निकल करके अब कार्य करने को बाध्य हैं, अर्थव्यवस्था ठप पड़ जाएगी। इसलिए महिलाओं को राजनीतिक अधिकार मिलेंगे, क्योंकि राजनीतिक सुधारों के माध्यम से ही आर्थिक सुधार संपन्न होते हैं। सरपंच के लिए महिलाओं के पद जैसे ही आरक्षित किए गए, शुरू में महिलाओं के नाम पर पुरुषों ने फैसले लिए, लेकिन धीरे धीरे चेतना का विकास हुआ और महिलाएं स्वयं आगे बढ़कर के अपने बारे में फैसला लेने लगी। मैं बात समझा पा रहा हूं? तो राजनीतिक सुधार आर्थिक सुधार को भी जन्म देते हैं। भाई एवं बहनों, आज रात 8 बजे के बाद 1000 और 500 के नोट प्रचलन में नहीं रहेंगे। इससे क्या होगा? डिजिटलाइजेशन, मुद्रा के डिजिटलाइजेशन की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाने की दिशा में कदम उठाएगी। ट्रांसपेरेंसी की दिशा में कदम उठने शुरू हो जाएंगे। अगर सब कुछ डिजिटल हो जाए तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, और ट्रांसपेरेंट हो जाए तो देश ईमानदार हो जाएगा। ये बड़ा कदम है। क्यों? सब चीज एक जगह रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित होगा। खतरा साइबर हैकिंग का, चुनौतियां भी हैं, उनसे निपटना पड़ेगा। और अगर निपटा जा सके तो भ्रष्टाचार पर बहुत हद तक रोक लगाई जा सकती है। जो चुनौतियां होंगी उनसे निपटना पड़ेगा। तो फर्स्ट टाइम ये व्यवस्था किया गया कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। ये सारे प्रावधान 1919 के अधिनियम में कर दिए गए थे। तो इतना, इसे आप 2-4 बार सुनिएगा तो देखिएगा, पिछले साल के आए हुए पेपर्स को सॉल्व करिएगा। उसकी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि प्लेटफॉर्म पर आपको सारे क्वेश्चंस पिछले 70 साल के मिल जाए, कहीं आपको भटकने की आवश्यकता ही ना पड़े। सारे सेगमेंट्स पे वर्कआउट चल रहा है, जैसे जैसे वो प्रोग्रेस होते जाएंगे आपके सामने वो विषय आते चले जाएंगे। ठीक है? 1919 के अधिनियम के तहत एक प्रावधान और इस अधिनियम में किया गया था कि 10 वर्षों के बाद, आफ्टर 10 ईयर, 10 वर्षों के बाद इस अधिनियम की समीक्षा की जाएगी। दिस एक्ट विल बी रिव्यूड। बात आप समझ पा रहे हैं? 1919 के ही अधिनियम में यह प्रावधान कर दिया गया था कि लोक सेवा आयोग की स्थापना होगी। डाइकोटमी सिस्टम की समीक्षा के लिए मुड्डीमैन समिति आएगी। तीसरा, इसी अधिनियम के तहत स्वराज दल का गठन होता है, चुनाव में भाग लेती है, उसके लगभग 45 मेंबर्स जीत करके आते हैं। पहली बार विट्ठल भाई पटेल लोकसभा के स्पीकर चयनित होते हैं 1925 में। स्वराज दल बहुत सारे चीजों का विरोध करती है, जिसमें ली कमीशन और मुड्डीमैन समिति भी है, तो उसकी भी कुछ उपलब्धियां और फेल्योर्स भी रहे हैं, वो भी देखना है। तीसरा, ये जो प्रावधान किया गया है कि 10 साल बाद इस अधिनियम की समीक्षा की जाएगी, आफ्टर 10 ईयर दिस एक्ट विल बी रिव्यूड। इसी की समीक्षा करने के लिए 1927 में एक कमीशन का गठन होता है जिसका नाम है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1927 एंड केम इनटू इंडिया इन 1928। 1928 में भारत आता है। इसकी प्रॉब्लम क्या थी साइमन कमीशन की? ये बात मैं बता क्यों रहा हूं? ये तो 1919 के अधिनियम के प्रावधान के साथ खत्म हो जाता है, इसलिए जिससे कि आपको 1935 का अधिनियम समझाया जा सके। साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है। इसमें कितने मेंबर्स रहते हैं? 7। सर जॉन साइमन इसके क्या थे? अध्यक्ष थे, इसीलिए इसे साइमन कमीशन बोला गया। और सभी अंग्रेज थे। दे ऑल 7 मेंबर्स वर ब्रिटिशर्स। ये सभी अंग्रेज थे। विरोध किस बात को लेकर के चल रहा था कि हम भारतीयों के बारे में, आपने निवेशन से प्रॉमिस किया था कि भारतीयों के बारे में भारतीय फैसला लेंगे। आपने इसके लिए आरक्षित और रिजर्व सब्जेक्ट भी बनाए थे, सॉरी ट्रांसफर और रिजर्व सब्जेक्ट भी बनाए थे, और आज आप अपनी बात से पलट रहे हैं। परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ
कि साइमन कमीशन का पूरे भारत में विरोध किया गया। होल साइमन कमीशन वर अपोज्ड इन ऑल ओवर इंडिया। पूरे साइमन कमीशन का भारत के सभी स्थानों पर विरोध किया गया। प्रोटेस्ट वर टेकन प्लेस एवरीवेयर, सभी जगह विरोध के स्वर गूंजने लगे। जहां भी साइमन कमीशन गया उसे काला झंडा दिखाया गया और उसकी मीटिंग होने से रोका गया। इसमें एक ट्रेजेडी घटती है, और ट्रेजेडी क्या घटती है कि कराची में इसका विरोध करते हुए शेरे पंजाब लाला लाजपत राय को बुरी तरह से अंग्रेजों ने पीटा था, और उनका एक मशहूर स्टेटमेंट था कि हमारे शरीर पर पड़ने वाली प्रत्येक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में अंतिम कील साबित होंगे। और उनके कहे गए ये कथन 20 वर्षों के अधीन ही भारत को आजाद कर गए, और उनके इस अभद्र व्यवहार का बदला सैंडर्स की हत्या के रूप में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु लेते हैं, जिसके कारण लाहौर षड्यंत्र केस में इनको फांसी भी होती है। बात आप मेरी समझ पा रहे हैं? जैसे जैसे एक एक चैप्टर अलग अलग आगे बढ़ेगा, आपको चीजें धीरे धीरे खुलती चली जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, सब एक साथ आकर के मिल रहे हैं। इन्हीं धागों से हमें अलग अलग परिचित होना है और फिर उन्हें समेट करके एक वस्त्र के रूप में समेट के पहनना है। यही है मॉडर्न हिस्ट्री। अगर इसके कॉन्सेप्ट पर हम आसानी से पकड़ बना लें तो देखेंगे मैक्सिमम प्रश्न यहीं से टकराते हुए आते हैं। फिर इस पर अभ्यास की एक श्रृंखला डाल लें तो लगभग परीक्षा क्लियर हो जाती है। बात आप समझ पा रहे हैं? आइए देखते हैं 1935 एक्ट। 1935 का अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1935, इंडियन काउंसिल एक्ट 1935। 1935 का अधिनियम पूरी तरह से अपने आप में सफल नहीं रहा, लेकिन इसने संवैधानिक सुधार की दिशा में कुछ अच्छे प्रयास जरूर किए। इसने हितैषी निरंकुशवाद को छोड़ दिया था। बेनेवोलेंट डिस्पोटिज्म वर लेफ्ट इन 1919। 1935 के अधिनियम में क्या क्या था? एक तो लोथिया रिपोर्ट थी, साइमन कमीशन रिपोर्ट था, नेहरू रिपोर्ट थी और स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट थी, और 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थे, 3 गोलमेज सम्मेलन। लोथिया रिपोर्ट, साइमन कमीशन रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन की प्रवर समिति की रिपोर्ट, लोथिया रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट और 3 गोलमेज सम्मेलनों और श्वेत पत्र, व्हाइट पेपर्स। सरकारी पत्र को ब्रिटेन में व्हाइट पेपर्स बोला जाता है। साइमन कमीशन की रिपोर्ट को, तीनों रिपोर्टों को सम्मिलित करके एक व्हाइट पेपर जारी किया गया, और यही व्हाइट पेपर 1935 का अधिनियम बनकर के सामने आते हैं। हमने बताया कि 1935 के अधिनियम में पहली बार यह प्रावधान किया गया था। 1935 के अधिनियम में यह प्रावधान जो किया गया था वो इतनी सारी रिपोर्टों का परिणाम था, क्योंकि साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट भारत में दी नहीं। 1919 की समीक्षा करने के लिए ही वो भारत आया था, और जब उसने भारत में रिपोर्ट दी नहीं तो उस पर बहस करने के लिए ब्रिटेन में 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वर हेल्ड इन ब्रिटेन, जिसमें कांग्रेस केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेती है। कांग्रेस पार्टिसिपेटेड ओनली सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट एंड थर्ड में कांग्रेस भाग नहीं लेती। ये चीज याद रखिएगा। अंबेडकर साहब तीनों में भाग लेते हैं। अंबेडकर पार्टिसिपेटेड इन दीज 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। दूसरी बात यह थी कि वैश्विक स्तर पर जर्मनी का उभार चल रहा था। हिटलर वाज राइजिंग, हिटलर का उदय हो रहा था। वैश्विक स्तर पर बहुत सारे परिवर्तन हो रहे थे। अमेरिका भी चाह रहा था, अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में प्रथम विश्व युद्ध में उभर आया था। ब्रिटेन धीरे धीरे अब कमजोर पड़ रहा था, और जब ब्रिटेन धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा था, इसलिए हिटलर के राइज को ब्रिटेन लास्ट मोमेंट तक काउंटर नहीं करता है। सोच रहा था अब शांत हो जाएगा, अब शांत हो जाएगा, अब शांत हो जाएगा, लेकिन जब उसने पोलैंड पर हमला कर दिया तो अब ब्रिटेन को लग गया कि अपनी सीमाओं को क्रॉस कर रहा है, ये पानी सर से ऊपर जा चुका है। तब ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ने अटैक करना शुरू कर दिया। उन्हें पता था कि अब ये रुकने वाला नहीं है। समय से पहले अगर कदम उठाए गए होते तो जर्मनी इतना निरंकुश नहीं होता। ठीक है, ये सारी बातें थी
अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ब्रिटेन में बुलाया गया, और जब ब्रिटेन में बुलाया गया तो कांग्रेस प्रथम और थर्ड में गई ही नहीं। अमेरिका लोकतंत्र के नाम पर पूरे विश्व में हस्तक्षेप करता है। ऑन द मैटर ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका ऑलवेज इंटरवीन इन द सिस्टम ऑफ अदर कंट्रीज। विश्व के विभिन्न देशों में वो हस्तक्षेप ही लोकतंत्र के नाम पर करता है कि लोगों के मानवाधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। यूक्रेन की मदद सिर्फ मानवाधिकार के आधार पर कर रहा है, जबकि वो नाटो का सदस्य नहीं है। हाँ, बनने के लिए कोशिश जरूर कर रहा था। यही बात रसिया को हजम नहीं हो रही थी। इतनी सारी रिपोर्ट, लोथिया रिपोर्ट, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन की प्रवर समिति की रिपोर्ट के आधार पर एक अधिनियम बनाया गया था जिसका नाम क्या था, 1935 का अधिनियम। एक श्वेत पत्र भी जारी किया गया था, व्हाइट पेपर्स भी जारी किया गया था। तो इसी के आधार पर एक अधिनियम आया था जिसका नाम था 1935 का अधिनियम। इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या क्या हुआ था वो सब अलग विषय है। जब स्वतंत्रता संग्राम आप पढ़ेंगे तो कैसे साइमन कमीशन का विरोध किया गया, कैसे लाला लाजपत राय की हत्या हुई, कैसे उसका काउंटर भगत सिंह ने किया, बाद में उनको कैसे फांसी दी गई, तो ये एक अलग पूरा चैप्टर है जो अलग ढंग से चलेगा। लेकिन ये सब गुथे हुए हैं, एक ही कालखंड में ये घटनाएं घट रही हैं, इसलिए इनको जानना जरूरी है। और जब हम गवर्नर जनरल और उनके साथ जुड़ी घटनाओं का जिक्र करेंगे तो उसी के साथ घटनाओं का विस्तार करते चलेंगे, तो गवर्नर जनरल के साथ लगभग पूरी मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। आप देखेंगे कि 99% प्रश्न यहीं से आते हैं। एक तो गवर्नर जनरल की पूरी श्रृंखला हो जाएगी, और बचे हुए प्रश्न जब हम क्षेत्रीय मूवमेंट के रूप में देखेंगे तो एक पार्टी लेकर के चलती है जिसका नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो कांग्रेस का विभाजन नरम दल से लेकर के गरम दल, उसके सारे सम्मेलन, उसके अध्यक्ष और उसके प्रस्ताव, यही आपकी परीक्षा में आते हैं। कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति, उनके मूवमेंट, कृषक मूवमेंट, पीजेंट मूवमेंट, जनजातीय मूवमेंट और अदर मूवमेंट्स को अगर हम गवर्न कर लेंगे तो लगभग सारे मूवमेंट्स कवर हो जाएंगे। तो इस तरह से मॉडर्न हिस्ट्री आपके पूरे कब्जे में आ जाएगी। क्या था इसमें 1935 के अधिनियम में, ऐसी कौन सी बातें थी जो हमें जाननी चाहिए? पहली बार यह प्रावधान किया गया था कि एक फेडरल गवर्नमेंट की स्थापना की जाएगी, संघीय उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाएगी। फेडरल गवर्नमेंट विल बी एस्टेब्लिश्ड, हिंदी में जान लीजिएगा, संघीय सरकार की स्थापना की जाएगी। संघीय सरकार, फेडरल गवर्नमेंट विल बी एस्टैब्लिश्ड। 1935 के अधिनियम में यह प्रावधान था कि एक संघीय सरकार की उत्तरदायी, अकाउंटेबल फेडरल गवर्नमेंट शुड बी एस्टैब्लिश्ड। ये 1935 का अधिनियम कह रहा है, इसलिए फेडरल गवर्नमेंट हमेशा प्रश्न में आता है। दूसरा क्या प्रावधान किया गया था? डायरकी वर इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट टाइम इन सेंटर। जो द्वैत शासन अभी तक राज्यों में लागू था वो कहां लागू कर दिया गया? केंद्र में। फर्स्ट टाइम डायरकी सिस्टम वर इंट्रोड्यूस्ड इन सेंटर, इसे भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। पहली बार केंद्र में द्वैत शासन का प्रयोग किया गया। ठीक। तीसरा, केंद्र में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी। अपेक्स कोर्ट विल बी एस्टैब्लिश्ड इन सेंटर। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1935 के अधिनियम का प्रावधान था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या था? आरबीआई की स्थापना होगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल बी एस्टैब्लिश्ड। 1935 के अधिनियम के ये सब परिणाम थे। और इसमें जितने भी प्रावधान किए गए लगभग 80% 1935 का 80% प्रावधान वर्तमान संविधान में स्वीकार किया गया है। आरबीआई की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, केंद्र में उत्तरदायी सरकार की स्थापना, ये सब क्या है? 1935 के। और केंद्र में डायरकी सिस्टम, द्वैत शासन पहली बार कब लागू किया गया है? 1935 के अधिनियम। और बर्मा और अदन को अलग राज्य का घोषणा कर दी जाएगी। 1935 के अधिनियम में बर्मा और अदन को अलग कर दिया जाएगा। बर्मा एंड अदन विल बी सेपरेटेड। बर्मा को आजकल हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं? म्यांमार के नाम से। ठीक है। बर्मा और अदन को किस अधिनियम के तहत अलग किया गया है? 1935, 1935 के अधिनियम के तहत। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या था? भारत सचिव की परिषद को समाप्त कर दिया गया। द काउंसिल ऑफ इंडियन सेक्रेटरी वर रिमूव्ड और एबॉलिश्ड। भारत परिषद में कितने सदस्य थे? हमने शुरू में ही बताया था, भारत परिषद में 15 सदस्य थे, 15 मेंबर्स।
कहाँ से आए थे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स भी बोलते हैं, प्रोप्राइटर्स मतलब जो मुख्य संस्थापक हैं, ठीक है। इस तरह से ये खत्म कर दिया गया, केवल भारत सचिव का पद बना हुआ है। 1935 के अधिनियम के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक टिप्पणी की है, यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित मशीन है। इट वॉज अ इंजनलेस मशीन हैविंग सेवरल ब्रेक्स। दिस स्टेटमेंट वर गिवन बाय whom? मिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1935 के अधिनियम के बारे में ये बात की गई है, और हमने आपको बताया है कि वर्तमान संविधान में 80% प्रावधान इसी अधिनियम से लिए गए हैं, 1935 के ही अधिनियम से लागू। इसी अधिनियम के तहत 1937 में पहली बार भारत में चुनाव हुए। बंगाल और पंजाब को छोड़ करके लगभग सभी स्थानों पर कांग्रेस ने सरकार की स्थापना की। इसके बाद भारत में लगातार आंदोलन चले। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है, और जब 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होता है तो वहां से क्या शुरू हो जाता है? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को बगैर भारतीयों से पूछे ही लिनलिथगो ने, तत्कालीन समय के वायसराय थे, गवर्नर जनरल थे, उन्होंने बगैर भारतीयों से पूछे उन्हें युद्ध में शामिल घोषित कर दिया। और यहीं से अगस्त प्रस्ताव और अगस्त घोषणा पत्र की घोषणा हो जाएगी। अगस्त प्रस्ताव लिनलिथगो लेकर के आएंगे और भारतीय यहीं से घोषणा कर देंगे कि अब हम क्विट इंडिया मूवमेंट चलाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, हमें पूर्ण स्वाधीनता चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से 1935 का अधिनियम आपके सामने आ जाता है। एक हम लोग ध्यान रखेंगे, एक और अधिनियम है 1947 का अधिनियम। उसका परिणाम क्या है, कैसे वहां तक पहुंचेंगे, आइए देख लेते हैं। 1947 का अधिनियम इसलिए आया था कि हम 1935 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत चुनाव कराते हैं। बंगाल और पंजाब को छोड़ करके लगभग सभी जगह कांग्रेस अपनी सरकारों की स्थापना करती है। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को बगैर भारतीयों से पूछे युद्ध में झोंक दिया गया था। उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन नए नए आयामों से गुजरती है। क्रिप्स मिशन भारत में आता है 1942 में। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। क्रिप्स कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू के मित्र थे, और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू को कन्विंस करने के लिए भारत में आए थे। द्वितीय विश्व युद्ध की स्थिति यह है कि 1939 से लेकर के 1941 तक जर्मनी, जापान और इटली प्रभावी रूप से सबसे आगे चल रहे थे। लेकिन 1941 में ही जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर अटैक करने से जो अमेरिका इस युद्ध में तटस्थ था, पूरी तरह से सक्रिय रूप से भाग नहीं ले रहा था, वो पर्ल हार्बर पर जापान के अटैक के बाद से सक्रिय रूप से ब्रिटेन के साथ युद्ध में शामिल हो गया। दूसरी गलती जर्मनी ने रसिया पर अटैक करके किया था, जबकि उसने रसिया से संधि की थी कि वो उसके ऊपर अटैक नहीं करेगा। तो रूस भी इस युद्ध में सक्रिय रूप से शामिल हो गया, और रूस में जब जर्मनी की बुरी तरह से पराजय होती है तो 1941 के बाद से जर्मनी, जापान और इटली ये बैकफुट पर आने लगते हैं। ऐसी विकट स्थिति में भारतीय मूवमेंट भी तेजी से चल रहे थे, और आजाद हिंद फौज की स्थापना हो जाएगी। आजाद हिंद फौज एक अलग प्रेशर ग्रुप क्रिएट करेगा, और जब अलग प्रेशर ग्रुप क्रिएट करेगा तो 1942 में ही क्या आएगा? क्रिप्स मिशन। 1946 में क्या आएगा? कैबिनेट मिशन। और 1945 में एक बेबल प्लान भी आएगा, जिसे बाल्कन प्लान भी कहा जाता है। उसमें भी भारतीयों में समझौता कराने की कोशिश किया जाएगा। लेकिन 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा। 6 अगस्त 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पर लिटिल बॉय और फैट बॉय के नाम से परमाणु बम अमेरिका जापान पर डालेगा, और अमेरिका पूरे विश्व में एक महाशक्ति के रूप में उभर करके सामने आ जाएगा। 1946 में संवैधानिक सुधारों के नाम पर एक कमीशन आएगा जिसका नाम है कैबिनेट मिशन, और एटली ने ब्रिटिश संसद में एक घोषणा कर दी कि 1948 के पहले पहले भारतीयों को आजाद कर दिया जाएगा। इसी प्रावधान में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आता है। और ये कब? इटली के घोषणा पत्र के बाद। किस पार्टी के थे? लेबर पार्टी। क्लीमेंट एटली 1946 में ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बनकर के आते हैं। चर्चिल हार जाते हैं, और उन्होंने घोषणा कर दी कि भारत को 1948 के पहले आजादी दे दी जाएगी।
इसी के तहत ये प्रावधान किया गया कि भारत को एक अधिनियम के तहत आजाद किया जाएगा, और उस अधिनियम में क्या प्रावधान था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इंडियन फ्रीडम एक्ट 1947, और इसमें ये 4 जुलाई को ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया गया। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन 4 जुलाई 1947। ये 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया, और 18 जुलाई 1947 को पास कर दिया गया, एंड इट वाज पास्ड ऑन 18 जुलाई 1947। ये 2 डेट याद रखिएगा, 4 जुलाई और 18 जुलाई। ये खूब परीक्षा में पूछा गया कि कब पहली बार ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया, कब पास किया गया। तो 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया और 18 जुलाई 1947 को ये पास कर दिया गया। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट। और इसमें क्या प्रावधान किया गया? ब्रिटिश इंडिया विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पाकिस्तान एंड इंडिया। 14 अगस्त और 15 अगस्त। 14 अगस्त और 15 अगस्त को ब्रिटिश भारत को 2 भागों में बांटा जाएगा, पाकिस्तान और भारत। ये दोनों संप्रभु राष्ट्र होंगे। दीज 2 स्टेट्स विल बी सॉवरेन स्टेट्स या वुड बी सॉवरेन स्टेट्स। ये दोनों राज्य संप्रभु राज्य होंगे। इन दोनों में अगर डिस्प्यूट होता है तो ब्रिटिश संसद उसका निपटारा करेगी। ब्रिटिश पार्लियामेंट शैल इस्टेब्लिश द जस्टिस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ब्रिटेन भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या स्थापित करेगा? न्याय करेगा। तीसरा, संपत्तियों का बंटवारा ब्रिटिश संसद भारत और पाकिस्तान के बीच में करेगा। बात समझ पा रहे हैं आप? संपत्ति का भी बंटवारा होगा। और तीसरा, जो राज्य स्वतंत्र रहना चाहें, which state wanted to become independent, जो राज्य स्वतंत्र रहना चाहें वो स्वतंत्र रह सकते हैं, अथवा आर दे कैन एक्सेप्ट द डोमिनेंस ऑफ पाकिस्तान और इंडिया, अन्यथा वो भारत या पाकिस्तान में अपना विलय कर ले। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के थ्रू, विलय पत्र के माध्यम से। ये प्रावधान 1948 के अधिनियम में किया गया था। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? और इस तरह से 15 अगस्त 1947 को पहली बार यह प्रावधान किया गया कि भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र होगा और वो अपने बारे में नीति निर्माण करेगा। तो इस तरह से 1947 के अधिनियम में इतनी बातें आपको याद रखनी है। इसके अलावा आपसे लगभग कोई प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं। लगभग एक्ट से रिलेटेड फर्स्ट सेकेंड दोनों पार्ट मैंने अच्छे से कवर कर दिया है। यहाँ से इसी टाइप के प्रश्न आते हैं। और 1947 के बाद से आपको पता ही है कि फिर मूवमेंट चलता है। भारत में 3 राज्य ऐसे हैं जो भारतीय संविधान के विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए। हालांकि पंजाब और त्रावणकोर, इन लोगों ने भी कोशिश करी थी अलग रहने की, लेकिन भारत में राज्य प्रशासन के बारे में जानकारी, सारी जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल पर रखी गई थी। और इन्होंने 562 या 65 देशी रियासतों को भारत में विलय करने के लिए बाध्य किया था, जिसमें से 3 रियासतों ने खुल करके विरोध किया था। वो रियासत कौन कौन सी है? J&K, जूनागढ़, और तीसरी है हैदराबाद। जम्मू कश्मीर को आपको पता ही है, राजा हरि सिंह थे। जूनागढ़ में राजा मुस्लिम था, आबादी हिंदू थी, यहाँ जनमत संग्रह कराया गया था। हैदरागढ़ में राजा मुस्लिम था, यहाँ भी बहुसंख्यक जनसंख्या हिंदू थी। तो यहाँ पे पुलिस कार्रवाई के तहत हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत इसे मिलाया गया। हैदराबाद भारत में आया। J&K के बारे में बस इतना जान लीजिएगा कि जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह अंत तक कोशिश में थे कि वो स्वतंत्र बने रहे, लेकिन उनकी ये कोशिश कामयाब नहीं हुई। ठीक है, और उनकी ये कोशिश कामयाब नहीं हुई कारण कि अक्टूबर 1947 में ही पाकिस्तानी सैनिकों ने कबीलाई भेष में भारत पर आक्रमण कर दिया। भारत में का मतलब था जम्मू कश्मीर पर, और उसने बहुत बड़े पार्ट पर कश्मीर के मुजफ्फराबाद तक कब्जा कर लिया।
और तत्कालीन समय के राजा लास्ट मोमेंट पे जाकर के पीडी महाजन को वह भेजते हैं, जो बाद में भारत के मुख्य न्यायाधीश भी हुए, कि आप जाइए और विलय पत्र पर हस्ताक्षर के बारे में पता करके आइए, भारत से सहायता मांगिए। और उसका परिणाम यह हुआ कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विलय पत्र पर जम्मू कश्मीर हस्ताक्षर करता है और भारतीय सेना यहाँ कार्रवाई करती है। तो एक जगह पुलिस कार्रवाई, एक जगह सैन्य कार्रवाई और एक जगह प्लेबिसाइट अर्थात जनमत संग्रह के माध्यम से ये 3 राज्य जो अलग रहना चाहते थे उनका भी भारत में विलय कर लिया गया। इतना ही बताने की कोशिश थी। तो जम्मू कश्मीर का एक अलग पार्ट है जिसमें बाद में 370 जोड़ा गया है। 370 बाद में जब संविधान जम्मू राज्य का संविधान तैयार हुआ तब 370 एन गोपालास्वामी आयंगर ने 370 के प्रावधान को तय किया था। ठीक है, तो इस तरह से ये के तीनों राज्य भारतीय साम्राज्य में शामिल होते हैं और एक अखंड भारत आकर के जन्म लेता है और गोवा 1961 में भारत में शामिल होता है। तो इस तरह से पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आए थे, सबसे बाद में जाते हैं, और फ्रांसीसी सबसे पहले आए थे, सबसे बाद में आए थे और सबसे पहले यहाँ से जाते हैं। हालांकि पांडिचेरी 1951 के बाद से भारत में विलय होता है। ठीक है, तो इस तरह से राज्यों के विलय का क्रम भी है और इस तरह से सारे एक्ट भारत में किस तरह से लागू हुए इसकी चर्चा की गई है और इसके बारे में आपको समझाने की पूरी कोशिश की गई है। एक बात और आपको बता दें, अब हम लोग चर्चा करेंगे अपने गवर्नर जनरल्स के बारे में। हम लोगों का अगला वीडियो होगा गवर्नर जनरल के बारे में। एक संक्षिप्त सी रूपरेखा आज हम आपको दे रहे हैं। रॉबर्ट क्लाइव से लेकर के हम लोग माउंटबेटन तक सारे गवर्नर जनरल्स को चेक करेंगे, उनके कालखंडों में होने वाली घटनाओं को जिक्र करेंगे और इसी तरह से पढ़ेंगे जैसा कि रेखाचित्र आज हम आपको बता रहे हैं। रॉबर्ट क्लाइव का जन्म होता है 1725 में ब्रिटेन में और उसकी डेथ होती है 1774 में ब्रिटेन में। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव को अगर रेखा चित्रों के माध्यम से देखें तो 2 प्रकार का युद्ध यूरोपियन से लड़ता है, बैटल ऑफ बेदारा और बैटल ऑफ वांडीवास। बैटल ऑफ वांडीवास फ्रांसीसियों से 1760 और बैटल ऑफ बेदारा 1759। इसके कार्यकाल की 2 महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं, एक में फ्रांसीसी हारते हैं और एक में डच हारते हैं। इन दोनों सत्ताओं का यहां से समापन होता है और बैटल ऑफ प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हत्या होती है। तो भारतीय क्षेत्र पर कब्जा का जो प्रारंभ होता है वो बैटल ऑफ प्लासी से शुरू होता है। यहां तक मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं? तो रॉबर्ट क्लाइव 3 महत्वपूर्ण युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बेदारा और बैटल ऑफ वांडीवास। ठीक, फिर इसने क्या किया? सैन्य सुधार किए, ही इस्टेब्लिश्ड मिलिट्री रिफॉर्म और इसने दोहरा भत्ता समाप्त किया। दोहरा भत्ता, डबल अलाउंसेज ही रिमूव। इससे हालांकि अंग्रेजों ने इसका इस कदम का विरोध किया, फिर भी इसने इसे लागू किया। दोहरे भत्ते का प्रावधान इसने समाप्त किया। गिफ्ट और उपहार लेने पर इसने प्रतिबंध लगाया और बंगाल में दीवानी प्रथा को क्या किया? एस्टेब्लिश किया। ठीक है, और दीवानी प्रथा का मतलब था कि इसने द्वैत शासन को बंगाल में लागू करने की कोशिश की। ये हम लोग देखेंगे। और तीसरा, इसके जाने के बाद तीसरा जो काम हुआ है नजमुद्दौला, इसका 2 कार्यकाल है। एक तो है 1757 से लेकर के 1760 और दूसरा कार्यकाल है 1765 से लेकर के 1767। इस तरह से 2 कार्यकाल में ये भारत में आता है। पहले कार्यकाल में वो कंक्वेस्ट ऑफ इंडिया, भारत को जीतने की कोशिश करता है, 2 यूरोपीय शक्तियों को परास्त करता है और सिराजुद्दौला की हत्या करके भारतीय सत्ता को भी चुनौती देता है। ठीक है, तो इस तरह से चुनौती देते हुए वो सैन्य सुधार भी करता है और सैन्य सुधार के बाद वो ये प्रयास करता है कि यहाँ पर कोई गिफ्ट और निजी व्यापार ना करे और वो दीवानी सिस्टम को अडॉप्ट करता है। 2 प्रकार का, निजामत और दीवानी। दीवानी में कंपनी को शामिल करता है और निजामत वहां के निजाम के पास रहने देता है। यहां तक बात आप समझ पा रहे हैं? तो यहीं से ये सारे प्रश्न आते हैं। और वो दीवानी के लिए 2 लोगों को, बिहार का डिप्टी नियुक्त करता है सिताब राय को और बंगाल का डिप्टी नियुक्त करता है ए रजा खान को। ठीक, तो इस तरह से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और फिर हम आपको दिखाएंगे कि इसके बाद शासक गवर्नर बन करके आता है बेरेलास्ट, कार्टियर और हेस्टिंग। इनको हम लोग क्रम से देखेंगे और यहीं से हम लोग चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। आज की क्लास को
यहीं समाप्त करते हैं और गवर्नर जनरल के साथ हम लोग की नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट होगी। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।